प्यारे बच्चों, आज हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत महत्तम शक्ति प्रमेय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है और इसके लिए शर्त क्या है और यह शर्त किस तरह से प्राप्त होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इन सभी चीज़ों को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे, कथन के बारे में लिखेंगे। महत्तम शक्ति प्रमेय है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं किसी सेल द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध महत्तम शक्ति तब मानी जाएगी जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। इस शर्त को ही महत्तम शक्ति प्रमेय कहा जाता है। बोलने का मतलब यह है कि जब किसी सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में शक्ति प्रदान की जाती है, बाह्य परिपथ को शक्ति प्रदान की जाती है, तो यह शक्ति का मान महत्तम तभी होगी जब उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, तो यह शर्त ही महत्तम शक्ति प्रमेय कहा जाता है। अर्थात R बराबर R। ये R बराबर R का मतलब क्या है? यह जो कैपिटल R है यह बाह्य प्रतिरोध है और जो स्मॉल r है यह आंतरिक प्रतिरोध है। और आंतरिक प्रतिरोध किसका? सेल का, बैटरी का या स्रोत का। और बाह्य प्रतिरोध किसको बोलेंगे? तो बाह्य परिपथ में जो भी उपकरण लगा होगा उसका जो प्रतिरोध होगा उसे ही बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे। आइए, यह जो शर्त हम लोग लिखे हैं R बराबर R, यह शर्त किस तरह से प्राप्त होगी, आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, यहाँ पर डायग्राम में हम लोग एक सेल लिए हैं और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r, और सेल के विद्युत वाहक बल E है। इस सेल के द्वारा जो है बाह्य प्रतिरोध R से I धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इन सभी बातों को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। कोई सेल जिसके विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिखा गया है विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। इस सेल से बाह्य प्रतिरोध R में I धारा प्रवाहित की जाती है। अतः बाह्य प्रतिरोध द्वारा प्राप्त शक्ति, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं शक्ति के लिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं
P बराबर फॉर्मूला पर है I स्क्वायर R, ये शक्ति के लिए फॉर्मूला है। ये I किस तरह से मिलेगा, तो I के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल E हो जाएगा, और कुल प्रतिरोध का मतलब हुआ बाह्य प्रतिरोध और ये आंतरिक प्रतिरोध दोनों का योग, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध जो है और जो बाह्य प्रतिरोध है दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जब दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब इन दोनों प्रतिरोधों को साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे। इस तरह से I बराबर हम लोग लिख सकते हैं I बराबर E बाई R प्लस R। यदि I स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ लिख पाएंगे E स्क्वायर बाई R प्लस R का होल स्क्वायर। यहाँ I स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस I स्क्वायर का मान कहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रखना है। तो आइए जब हम लोग अब यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। जब मान रखेंगे तो P बराबर I की जगह ये मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर बाई R प्लस R का होल स्क्वायर, और ये R है तो यहाँ दे दिए हम लोग R। अब शक्ति का मान हम लोग को महत्तम लेना है, देख रहे हैं महत्तम शक्ति यानी कि शक्ति का मान महत्तम लेना है। यह हम लोग लिख सकते हैं यह शक्ति प्रतिरोध R पर निर्भर करती है, अतः शक्ति का महत्तम मान के लिए इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्रतिरोध के साथ 0 हो जाएगा। तो लिख पाएंगे dP बाई dr बराबर 0, और P का मान यह है तो मान रखेंगे तो लिख पाएंगे E स्क्वायर बाई R प्लस R का होल स्क्वायर, और इधर R और बाई में dr लिखना होगा। P का मान ये सारा मान यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ जो E है ये E कांस्टेंट है, इसको बाहर ला देंगे। अब बाहर लाएंगे तो लिख पाएंगे हम लोग ये E स्क्वायर और D R बाई R प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, और ये R वाला अंदर आ गया और ये हो जाएगा dr, और ये बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर भी हम लोग को बराबर 0 लेना होगा क्योंकि ये 0 है। अब देखिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस तरह से, तो ये u बाई v के फॉर्म में है, तो u बाई v के फॉर्म में रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखते हैं। तो आपको याद होगा मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई क्या करते हैं v स्क्वायर। उसी के फॉर्मूला पर यहाँ पर हम लोग जो है अरेंज कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले इस ई स्क्वायर को हम लोग इधर लाते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले डी, और ये हो जाएगा डी आर, और इधर हो जाएगा आर बाई आर प्लस आर, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। ई स्क्वायर 0 बाई ई स्क्वायर आया तो ये हो जाएगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इस ये मान लेते हैं यू, आर वाला को यू मानते हैं और नीचे वाला को हम लोग भी मानते हैं, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग सेटिंग करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे आर प्लस आर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन ये है यू, ये है यू, और ये क्या है भी है, देख रहे हैं। तो भी को हम लोग बाहर कर दिए, और इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसके साथ, आर के साथ, तो डी आर बाई डी आर, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऊपर वाला को कांस्टेंट मानते हैं, देख रहे हैं। अब यू को हम लोग कांस्टेंट तो बाहर ला दिए, तो हम लोग ये ला दिए बाहर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर चला जाएगा आगे, तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और पावर में से घटा देंगे तो 2 घटाव 1 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ लिख पाएंगे आर प्लस आर, और बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा।
अब r प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये सब चीज को हम लोग उधर ले जाते हैं। हम लोग जो है जब आप इधर ले जाएंगे तो देखिए हम लोग क्या लिख पाएंगे, 2r, ये हो जाएगा r प्लस आर। अब ये r प्लस आर है, आप इसको इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे हम लोग तब देखिए क्या मिलेगा। इधर लाएंगे तो हम लिखेंगे r प्लस आर का होल स्क्वायर, और इस r प्लस आर को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिख पाएंगे r प्लस आर, और इधर हो जाएगा 2r। यह एक बार में एक बार कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा r प्लस आर, यानी कि r प्लस आर इज इक्वल टू 2r, और स्मॉल r बराबर लिखेंगे तो ये r उधर माइनस हो जाएगा, तो 2r माइनस आर, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा r, यानी कि ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r का मतलब हो गया आंतरिक प्रतिरोध है। यह क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है ना। और ये जो कैपिटल R है यह क्या है, यह बाह्य प्रतिरोध है। इस तरह से जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो बाह्य परिपथ में जो शक्ति का जो मान होगा वह महत्तम होगा, और यही जो है महत्तम शक्ति प्रमेय का ये आवश्यक शर्त है, आंतरिक प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध। आइए बच्चों हम लोग सीबेक प्रभाव के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप डायग्राम के पर आइए, यहाँ पर दो धातु लिए हैं, ये पहला धातु है, आप इसको मेटल 1 और इसको मेटल 2 बोल सकते हैं, दूसरी धातु है ये। अब इन दोनों धातुओं को जो है जोड़ दिया गया है, ये पहला संधि है या ये दूसरी संधि है, या आप इसको पहली मान सकते हैं, इसको भी दूसरा मान सकते हैं। अब इन दोनों संधियों पर, यानी कि इस संधि पर और इस संधि पर अलग अलग तापमान दिया जाता है, यानी कि T1 ग्रेटर देन T2। T1 का जो तापमान है ये अधिक तापमान है, और T2 पर जो है T1 की अपेक्षा कम तापमान है। यहाँ पर जब अधिक तापमान दिया जाएगा तो ये गर्म संधि होगी, यहाँ पर कम तापमान दिया जाएगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये ठंडी संधि होगी। इस तरह से जब एक संधि गर्म और दूसरी संधि ठंडी हो जाती है, ये तापमान के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक तापमान दिया जाता है और यहाँ पर कम तापमान दिया जाता है, जिससे कि इस लूप में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है, और जो धारा प्रवाहित होने लगती है इस प्रभाव को ही सीबेक के प्रभाव के नाम से जानते हैं। और सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक सीबेक ने जो है 1821 ईस्वी में जो है दो असमान धातुओं के संधि पर, जैसे तांबा और बिस्मत के जुड़ाव पर जो है भिन्न भिन्न तापमान लगाकर और यह प्रभाव को प्राप्त किया था, इसलिए इनके नाम पर जो है इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग जानते हैं पेल्टियर प्रभाव क्या है। ये जस्ट सीबेक का उल्टा है। जैसे मान लेते हैं ये पहली धातु हो गई, यह पहली धातु हो गई और यह दूसरी धातु हो गई, और ये जुड़ाव हो गया, संधि हो गया। अब जब इस लूप से धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसमें ये मेटल फर्स्ट मान लीजिए और ये मेटल सेकेंड, यानी कि पहली धातु है और यह दूसरी धातु है, ये जुड़ाव बिंदु है, ये संधि है। और जब इससे इस लूप से धारा प्रवाहित की जाती है, देख रहे हैं जब दो असमान धातुओं से धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब धारा प्रवाहित किया जाएगा इस लूप से, तब एक संधि जो है ठंड हो जाएगी और दूसरी संधि गर्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा गर्म संधि ना, और ये हो जाएगा ठंडा संधि, यानी कि धारा प्रवाहित किया जा रहा है इसमें, तो एक संधि गर्म हो जा रहा है और दूसरा संधि ठंडा हो जा रहा है। सीबेक प्रभाव में क्या पढ़े थे, यहाँ पर तापमान दिए थे अलग अलग, संधि पर अलग अलग तापमान दिया गया था, तो लूप से धारा प्रवाहित हो रहा था। अब उल्टा आ गए हैं, अब लूप से धारा ही प्रवाहित कर रहे हैं, असमान ये हम लोग का धातु है दोनों। तो जब धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो एक संधि गर्म हो जाता है, दूसरी संधि ठंडी हो जाती है। यह प्रभाव ही पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। बच्चों आइए अब हम लोग थॉमसन प्रभाव के बारे में जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई हम लोग एक धातु लेते हैं, ये धातु ले लिए, ये धातु है और इसके दो सिरे हैं, ये पहला सिरा हो गया और यह दूसरा सिरा हो गया, और इन दोनों सिरों पर भिन्न भिन्न तापमान दिया जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं T1 और ये देते हैं T2, यानी कि T1 नॉट इक्वल टू T2, T1 T2 बराबर बराबर नहीं है, यानी कि भिन्न भिन्न तापमान है।
जब अलग अलग तापमान दिया जाता है सिरों पर एक ही धातु के, तब इन सिरों के बीच, ये मान लेते हैं सिरा ए और ये बी, इनके यानी कि ये बी सिरों के बीच जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रभाव को ही थॉम्सन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रभाव के बारे में हम लोग जाने। पहला सीबेक प्रभाव, दूसरा पेल्टियर प्रभाव और तीसरा थॉम्सन प्रभाव।